अभी तक हम बच्चों क्या क्या चीज़ें कर चुके हैं, एक बार उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर कर ली है बच्चों। तो यहीं से देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जो लेसन की आउटलाइन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम बच्चों यहाँ पर डेफिनेशंस, मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर से रिगार्डिंग कौन ट्रांसफर कर सकता है, सब्जेक्ट मैटर, अगर उस प्रॉपर्टी को वो एलिनेशन से रिगार्डिंग हम कोई रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो उसके क्या रूल यहाँ पर बताए गए हैं, वो हमने कर लिया बच्चों। यहाँ पे सेक्शन 13 हमें कर लिया बच्चों, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। बच्चों आज की जो क्लास है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज जो एक्चुअल में आईसीएसआई आपसे पूछता है, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ट्रांसफर प्रॉपर्टी में कि आईसीएसआई जो सबसे ज़्यादा फोकस करता है वो डॉक्ट्रिन्स पे करता है और वो एग्जाम में आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आज हम क्लास नंबर 3 में बच्चों आज इन चीज़ों फोकस हम करेंगे कि एक छोटा टॉपिक और पढ़ेंगे। वैसे तो कंडीशनल ट्रांसफर है, इजी है, कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद बच्चों आज मेरा जो वर्क है वो डॉक्ट्राइन का है, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपर, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रांसफर, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस और एक सबसे लास्ट में दिया गया है डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस। क्लियर बच्चों यहाँ पे? तो आज हमें इन सारे टॉपिक को हमें आज कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। क्लियर? फिर इसके बाद बच्चों अराउंड एक क्लास का और टॉपिक आपका रह जाएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। क्लियर? तो चलो आओ बच्चों, तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पे आ रहा है बच्चों, दैट इज कंडीशनल ट्रांसफर। तो कॉपी पर हेडिंग लिखो, दैट इज कंडीशनल। बच्चों कंडीशनल बताने से पहले आपको एक टॉपिक मैंने बताया था, आपको याद होगा, देखते हैं कौन मुझे बताएगा। आपको मैंने एक टॉपिक बताया था बच्चों, डेट इज कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट। याद है? वेस्टेड इंटरेस्ट था, एक कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिजेंट? यस प्रियंका बताओ। वेरी गुड बच्चों, कि भाई वहाँ पे ही मैंने आपको बताया था कि अगर जब ट्रांसफर करते हैं और अगर वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, जो हो भी सकती है पूरी और नहीं भी हो। क्लियर? तो बच्चों वही सेम थिंग यहाँ पर वो फिर से यहाँ पे बस टॉपिक ले लिया गया, अब थोड़ा सा और डिटेल में लिया गया है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल ट्रांसफर। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम क्या लिखेंगे कि व्हेन ट्रांसफर depend on fulfillment of condition, तो मतलब जो ट्रांसफर अब जो हो गया है वो एक कंडीशन पे डिपेंड हो गया है कि अगर कंडीशन पूरी होगी तो वहां पर ट्रांसफर माना जाएगा, अदरवाइज ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर इस चीज को ही यहाँ पे क्या बोला गया, दैट्स कॉल्ड कंडीशनल ट्रांसफर। तो बच्चों देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट एंड कंडीशनल ट्रांसफर। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल वैसे कह सकते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल यहाँ पर अगर लेते हैं कि ए एग्री टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू मिस्टर बी, और साथ में क्या बोला गया, इफ बी मैरी विद सी। तो अल्टीमेटली बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे लग गई कि अगर बी सी से मैरिज करते हैं, ठीक है, करता है, तो उसके बाद जो ए है वो अपनी प्रॉपर्टी बी को दे देगा। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया बच्चों, दैट्स कॉल्ड कंडीशन जो यहाँ पे बताई गई है बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट में बच्चों इसके बाद ये तो सिंपल हो गया जी कंडीशनल ट्रांसफर, लेकिन बच्चों कंडीशन भी ना दो तरह की आपकी होती है। यहाँ पे जब हम कंडीशनल ट्रांसफर की रिगार्डिंग बात करते हैं तो कंडीशनल ट्रांसफर भी आपका 2 टाइप्स का होता है। पहला कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है कि जहां पर पहले आपसे क्या बोला जाता है कि आप पहले कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? तो मतलब इसमें साफ साफ आपको बोल दिया गया कि ट्रांसफर आपको तभी किया जाएगा जब आप कंडीशन सेटिस्फाई आप करते हो। तो मतलब इसमें बच्चों सबसे पहले क्या करना है, कंडीशन सेटिस्फाई करना है, नंबर 2 ट्रांसफर। लेकिन बच्चों जो सेकंड वन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ना, तो सेकंड में हम कह रहे हैं कि पहले हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रांसफर करने के बाद हम कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई अब आपको ये कंडीशन माननी पड़ेगी, अगर आप ये कंडीशन नहीं मानते तो जो हमने ट्रांसफर किया था
वो ट्रांसफर हम वॉइड करके आपसे प्रॉपर्टी वापिस ले लेंगे। तो बच्चों दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, पहले वाले में पहले कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं देन हम ट्रांसफर करवा रहे हैं, क्लियर। दूसरे वाले में क्या है, पहले ट्रांसफर कर रहे हैं और बाद में हम कंडीशन लगा रहे हैं। अभी मैं दोनों के ऊपर एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा ये। तो बच्चों जहां पर मैं पहले कंडीशन लगा रहा हूं देन ट्रांसफर कर रहा हूं, इसको यहां पे नाम दिया गया दैट्स कॉल्ड कंडीशन प्रीसिडेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम, कंडीशन प्रेसिडेंट। लेकिन जहां आप ट्रांसफर करते हो देन आप कंडीशन लगाते हो, इसको हम यहाँ पे नाम देंगे कंडीशन सब्सीक्वेंट। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन प्रेसिडेंट एंड कंडीशन सब्सीक्वेंट। ठीक, तो कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब पहले, सब्सीक्वेंट कंडीशन बाद में। अब जो बच्चों मैंने अभी एग्जाम्पल ऊपर लिया कि भाई वो एग्री कर रहा है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, है ना। तो अभी एग्जाम्पल जो किया था हमने, इफ बी मैरी विद सी, अगर वो एग्री करता है तो ही यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, अदरवाइज प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ पर ये कौन सी कंडीशन हो गई, तो ऑब्वियसली ट्रांसफर तभी किया जाएगा जब वो कंडीशन फुलफिल करता है, क्लियर। लेकिन बच्चों अगर कंडीशन सब्सिक्वेंट में अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लो ए ना एक प्रॉपर्टी दे रहा है बी को, ठीक है, यहाँ पे ए ने क्या किया, बी को एक प्रॉपर्टी वहां पर दी और बी को साथ में उसने कहा कि भाई मैं आपको प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर रहा हूं लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी में ना एक ट्री है जो बहुत सालों पुराना है हमारा, ठीक है, और हम उसमें मतलब विश्वास भी करते आ रहे हैं, हम उसमें पूजा भी करते आ रहे हैं, तो हमें इस ट्री पे बहुत विश्वास है और प्लीज़ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि भाई मैं आपको प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफ़र करूंगा अगर आप इस चीज़ पे एग्री करते हो कि भाई प्रॉपर्टी लेने के बाद आप इस ट्री को कट नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कि भाई आप इस ट्री को कट नहीं करोगे क्योंकि ये साफ साफ हम इसी कंडीशन पे ये घर आपको बेच रहे हैं, ये प्रॉपर्टी आपको सेल कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे बी एग्री कर जाता है कि ठीक है मैं इस ट्री को कट नहीं करूंगा, मैं इस वुड को कट नहीं करूंगा। तो बच्चों अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे बी एग्री कर रहा है कि भाई इस चीज़ के रिगार्डिंग और एक रीजनेबल यहाँ पे रीजन बता रहा है कि हम ऐसा क्यों चाह रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे याद रखना ये जो कंडीशन है ऑब्वियसली ट्रांसफर करने के बाद ही होगा। और अगर इन फ्यूचर बी ने अगर ये ट्री काट दिया तो वो प्रॉपर्टी जो होगी वो वापस किसके पास चली जाएगी बच्चों, वो मिस्टर ए के पास वो प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी। तो इसको हम क्या नाम देंगे, जो बाद में हम कंडीशन लगा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कंडीशन सब्सीक्वेंट। दैट्स कॉल्ड कंडीशन सब्सीक्वेंट। तो बच्चों यहाँ पे साफ याद रखना दो तरह की कंडीशन की बात करेंगे, एग्जाम में डिफरेंस भी पूछा जाता है कि डिफरेंस बताओ कंडीशन प्रीसीडेंट में और कंडीशन सब्सीक्वेंट में क्या डिफरेंस वहाँ पर होता है। ठीक है जी यहाँ तक। अब बच्चों यहाँ पे अब कंडीशन प्रेसिडेंट तो हमने पढ़ लिया, लेकिन साथ में वो कह रहा है कि भाई जो आप कंडीशन लगाते हो ना हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कंडीशन लगाओ, कंडीशन लगा सकते हो, हम इस चीज़ को अलाउड कर रहे हैं, ठीक है। बट साफ साफ उसने कहा इन जनरल आप जो कंडीशन लगाओगे वो वैलिड मानी जाएगी। बस एक चीज़ कर लेना कि भाई जो कंडीशन आप लगाओगे ना वो इस सेक्शन के 25 से हिट नहीं होनी चाहिए। नोट हिट बाय, यहाँ पे एक सेक्शन दिया गया 25, मतलब 25 में ना बच्चों कुछ रीजन बता रखे हैं उन्होंने, कुछ पॉइंट वहाँ पर दिया हुआ है, उन्होंने कहा बस वो चीज़ मत लगा देना कंडीशन पे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे मत लगा देना जो यहाँ पे बताई गई है। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, नंबर 1 आपको उसमें येस और नो बताना है कि उसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी या नहीं होगी। नंबर 1 मैं आपसे अगर कहता हूँ कि मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, बस आप एक काम करो, एक बार आप आसमान से स्काई से आप तारे तोड़ के ले आओ। हाँ जी, क्या ये कंडीशन वैलिड है या नहीं है? नहीं, सिंपल है जी। कंडीशन जो है ऐसी कोई कंडीशन आप नहीं लगा सकते कि जो इम्पॉसिबल नेचर की हो। तो ये सेक्शन 25 में सबसे बोला गया है कंडीशन शुड नॉट बी ऑफ इम्पॉसिबल नेचर, कि जो चीज़ इम्पॉसिबल है उसको आप यहाँ पे कंडीशन की तरह यूज नहीं कर सकते बच्चों। सेकंड पॉइंट यहाँ पे कहा गया आप ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते जो प्रोहिबिट है,
और जो पनिशेबल नेचर की है अंडर एनी लॉ, एनी लॉ। अब जैसे बच्चों पनिशेबल नेचर क्या है, ए ने ना बी को वादा किया कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दूंगा, लेकिन एक कंडीशन वहां पे लगा दी, उसने कहा कि अगर तुम सी का मर्डर करोगे ना तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दूंगा बच्चों। तो यहाँ पे अब मर्डर करने की बात की जा रही है, तो ये एक इलीगल कंडीशन है, ऑब्वियस है बच्चों, एक इलीगल कंडीशन है ये, कि यहाँ पर बी सी को मारेगा उसके बाद ए बी को प्रॉपर्टी देगा। तो बच्चों यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी यहाँ वैलिड नहीं कहेंगे, क्योंकि वो पनिशेबल नेचर की है, जो लॉ के अकॉर्डिंग वो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर। पॉइंट नंबर 3 बच्चों, अगर मैं कोई ऐसी कंडीशन लगाता हूं जो फ्रॉडलेंट नेचर की है, बच्चों याद है ये सारे पॉइंट ऐसे आपने कहाँ पढ़ा हुआ है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए गए हैं पॉइंट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो स्टार्टिंग में लॉफुल ऑब्जेक्ट में आते थे, कि जो लॉफुल ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता था, फॉरबिडन बाय लॉ, डिफीट द अदर प्रोविजन ऑफ लॉ, तो वही सेम पॉइंट यहाँ भी वही सेम थिंग कॉपी किया गया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इसने क्या कहा कि अगर आप कोई ऐसी कंडीशन लगा रहे हो जो किस नेचर की है, फ्रॉडलेंट नेचर की है, कि भाई यहाँ पे आप दूसरे पर्सन को इंजरी दो, उसके साथ फ्रॉड करो तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दूंगा। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते, वो भी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोहिबिट वहाँ पे करता है। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, कोई ऐसी कंडीशन आप लगा रहे हो जिससे आप इंजर्ड कर रहे हो, इंजर्ड टू अदर पर्सन। ठीक है, यहाँ पे इंजर्ड टू अदर पर्सन। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, बस एक काम करो, वो सामने वाले पर्सन से उसकी प्रॉपर्टी छीन के ले आओ पहले। तो बच्चों वो इंजरी कर रहे हो आप, वहाँ पे गलत कर रहे हो, तो यहाँ पर ये चीज़ भी वैलिड नहीं रहेगी लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं जितने पॉइंट को लिखवा रहा हूँ कि हम कभी भी ना ऐसी कंडीशंस कभी भी नहीं लगा सकते जो इम्पॉसिबल नेचर की है, जो प्रोहिबिट है, पनिशेबल नेचर की है, फ्रॉडलेंट नेचर की है, जहाँ हम इंजर्ड कर रहे हैं किसी दूसरी पार्टी को। या फिर बच्चों वहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर आप कोई ऐसी कंडीशन लगाते हो जो डिफीट कर रहा है, डिफीट कर रहा है एनी अदर प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, या यहाँ पे वर्ड लिख देते हैं एनी लॉ, कि जो कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं। मान लो आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, आप एक करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो बच्चों। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में आप जानबूझ के क्या कर रहे हो, वहां पे प्रॉपर्टी इतनी सस्ती दिखा रहे हो ताकि आपको टैक्स पे ना करना पड़े, ताकि अपनी ब्लैक मनी आप वहां पे यूज कर लो। तो बच्चों जब इन फ्यूचर कभी अगर ये बात पता चली कि भाई आप वहां पे ऐसी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो, तो याद रखना वहां पर आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्लियर, क्योंकि ये लॉ के अकॉर्डिंग क्या माना गया है बच्चों, ये इलीगल माना गया है, कि भाई आप कहीं ना कहीं दूसरे एक्ट को आप कॉन्ट्रावीन कर रहे हो। ठीक है, आजकल लोग करते हैं ऐसा, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट में उसको 30 लाख दिखाते हैं। क्लियर, लेकिन बच्चों अगर इन फ्यूचर को पता चल जाए ना कि एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदी गई थी, तो जो एक्स्ट्रा 70 लाख गया है ना, तो वो ब्लैक मनी की ट्रीट करके उसको पनिश किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नंबर 6 बच्चों, यहाँ पे आप अगर कोई ऐसी कंडीशन रखते हो जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे और क्या कंडीशन लगाते हो जो इमोरल नेचर की है, जो चीज़ हमारा यहाँ पे समाज, जो सोसाइटी है वो अलाउड नहीं करती। ठीक है जी, यहाँ पे जो चीज़ अलाउड नहीं करती है, मान लो आपसे कहा जाता है कि आपको एक प्रॉपर्टी दी जाएगी, ट्रांसफर कर देंगे, बस एक काम करना, आप जो अपनी आपकी जो ऑफिस है वहाँ पे आप गैम्बलिंग यूज़ करने दो हमें, अगर आप हमें वहाँ पे अलाउड करते हो तो हम आपको प्रॉपर्टी देंगे। तो बच्चों ये एक इमोरल कंडीशन है, मतलब इमोरल नेचर की कंडीशन आप वहाँ पे लगा रहे हो। तो अल्टीमेटली कहने का क्या मतलब है, हम ऐसी कोई भी कंडीशन वहाँ पर नहीं लगा सकते जो इस सेक्शन 25 को हिट कर रहा है। तो दैट्स योर प्रोविजन बच्चों यहाँ पे, और इसको क्या नाम यहाँ पे दिया गया, इसको हम यहाँ बोलेंगे दैट इज द कंडीशनल ट्रांसफर। ठीक, तो चलो आओ इसको नोट्स में से पढ़ते हैं, नोट्स में कैसे इसको लिखा गया है। दैट इज द कंडीशनल ट्रांसफर। हाँ जी, तो दैट्स योर टॉपिक। तो बच्चों चलो इसमें पढ़ते हैं, इसमें कैसे लिखा गया है यहाँ पे। तो देखो क्या लिखा गया है जी, जब कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, क्लियर, ऑन द ट्रांसफर प्रॉपर्टी, बट वो इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ ए कंडीशन। क्लियर, तो ट्रांसफर इज नोन एज ए कंडीशनल
ट्रांसफर, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, कंडीशनल ट्रांसफर। अब उसने साफ बता दिया कंडीशनल ट्रांसफर दो तरह का हो सकता है, वन कंडीशनल प्रीसिडेंट एंड कंडीशनल सब्सिक्वेंट। प्रीसिडेंट किसको बोलेंगे बच्चों, कि जहां पे इंटरेस्ट किस पे डिपेंड हो रहा है, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंडीशनल प्रीसिडेंट। क्लियर, कि मतलब जिसमें इंटरेस्ट बाद में ट्रांसफर करेंगे, कंडीशन पहले पूरी करनी है। और सब्सिक्वेंट में क्या होता है, इंटरेस्ट पहले ट्रांसफर करेंगे, कंडीशन बाद में पूरी करनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या लिया गया, जैसे एग्जांपल लिया गया वही वाला सेम जो मैंने आपको बताया था कि इफ बी मैरी सी, तो अल्टीमेटली कौन सी कंडीशन बच्चों, प्रीसिडेंट। अब अल्टीमेटली बच्चों वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है जी अलाउड है, बट सेक्शन 25 में नहीं आनी चाहिए, वो सेक्शन 25 के प्रोविजन में नहीं आएगी। अब जो सेक्शन 25 में क्या क्या आता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास हाईलाइटर है तो इसको हाईलाइट करते हुए चलना। नंबर वन, कंडीशन मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, दिस इज द पॉइंट नंबर वन। ठीक है, चलो जी मैं भी अगर देखता हूँ इसमें हाईलाइट हो जाएगा क्या, क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन बच्चों यहाँ पे हम ले रहे हैं, दैट इज कंडीशनल, नहीं होगा शायद, हाँ जी। तो फर्स्ट वन क्या ले रहे हैं बच्चों यहाँ पे, कंडीशनल मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, दिस इज द पॉइंट नंबर वन बच्चों यहाँ पे। सेकंड कंडीशन बच्चों क्या ली गई यहाँ पर, कंडीशन मस्ट नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन क्या होता है बच्चों, पनिशेबल और प्रोहिबिटेड, मतलब जो लॉ के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड नेचर की है उसको यहाँ पे मना कर रहे हैं। थर्ड वन क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पे, थर्डली इट शुड नॉट बी ऑफ सच ए नेचर डैट कि इट परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, कि अगर आप किसी दूसरे लॉ को आप डिफीट कर रहे हो, कॉन्ट्रावीन कर रहे हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पर अलाउड नहीं है बच्चों। नेक्स्ट वन बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया, इट शुड नॉट बी फ्रॉडुलेंट, तो दैट्स वन कि भाई यहाँ पे नेक्स्ट वन क्या लिया गया कि वो फ्रॉडुलेंट नेचर की नहीं होनी चाहिए। क्लियर, और देखो और कहाँ लिखा गया, दिस है फिफ्थ, कि कंडीशन शुड नॉट बी सच एज टू केस कॉज इंजरी टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे, कि आप ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगा सकते जिससे कि किसी दूसरे पर्सन को वहाँ पे इंजरी हो। एंड लास्ट में क्या लिखा गया बच्चों यहाँ पे, कंडीशन शुड नॉट बी इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। लेकिन बच्चों यहाँ पे तो ये चीज़ भी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये चीज़ गलत हो जाएगी वहाँ पे जो बताई गई है। डन, समझ में आया पॉइंट बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और साथ साथ बोल दिया गया है अगर ये इन प्रोविजन में हिट नहीं कर रही है फिर तो ठीक है जी, जो कंडीशन लगा रहे हो वो प्रॉपर वैलिड आपकी यहाँ पे मानी जाएगी। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे, हाँ जी। अब इसके बाद बच्चों यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, दैट इज द कंडीशन सब्सिक्वेंट। कंडीशन सब्सिक्वेंट, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा गया कि ट्रांसफर में ऑल्सो भी मेड बट सब्जेक्ट टू द कॉन्टीजेंसी, जो हो भी सकते हैं और ना भी हो, कि वो कंडीशंस को फॉलो करनी पड़ेगी यहाँ पे, कि कोई कंटीजेंसी यहाँ पे लगा दिया गया। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, इंटरेस्ट के साथ एक कंडीशन सुपर एडेड, जब इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसके साथ हम कंडीशन लगा रहे हैं, तो इट सेल सीज टू एग्जिस्ट, मतलब जो आपको एग्जिस्ट दिया गया है वो खत्म हो जाएगा, सीज हो जाएगा। कब होगा बच्चों, इफ जो अनसर्टेन इवेंट हमने रखा था, जो कंडीशन रखी थी, अगर वो या तो हो जाती है या फिर नहीं होती, मतलब कंडीशन कुछ भी हो सकती है वहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कंडीशन कुछ भी लगा सकते हैं। तो सिंपल है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंडीशन सब्सिक्वेंट में जो इवेंट पे आपने कंडीशन रखी थी, जो कंडीशन या तो होने की रखी थी या ना होने की रखी थी, अगर वो कंडीशन आपने पूरी नहीं की तो जो आपके पास राइट है ना, कंडीशन सब्सिक्वेंट में कौन सा राइट है आपके पास, प्रॉपर्टी रखने का राइट, वो सीज हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वो प्रॉपर्टी वापस रिवर्ट बैक हो जाएगी, जो पहले पर्सन था उसको हम प्रॉपर्टी वापस कर देंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है कि ए ने ना अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी फॉर हिज लाइफ, बट एक कंडीशन लगा दी इन ए केस कि बी ने अगर यहाँ पे सर्टेन वुड को अगर कट किया तो जो हमारा ट्रांसफर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे जो पार्टिकुलर वुड है आप उसको कट नहीं करोगे, बट बी ने क्या कर दिया बच्चों, बी ने वुड कट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने उस फर्म में से अपना लाइफ इंटरेस्ट लॉस कर दिया। अब वो प्रॉपर्टी वापस पहले वाले पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब ए को वहाँ पर हम ट्रांसफर कर देंगे। पॉइंट बच्चों यहाँ पे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस ये सिंपल एक ही पॉइंट बहुत है, सफिशिएंट है ये, क्योंकि हमें मीनिंग समझना है यहाँ पर कि कंडीशन प्रीसिडेंट क्या होता है और कंडीशन सब्सिक्वेंट यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, यहाँ पे ये आपको डिफरेंस दिया हुआ है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर,
मेन डिफरेंस बता सकते हो दोनों में? मेन डिफरेंस क्या है बच्चों? कंडीशन प्रीसिडेंट में और कंडीशन सब्सिक्वेंट में मेन डिफरेंस जो एग्जाम में आपको लिखना है। एनीवन? हाँ जी बताओ। अंकित, भव्या, प्रियंका, कोई तो बताओ, मेन डिफरेंस क्या लिखोगे? ओके, वेरी गुड। तो ये जरूर लिख देना बच्चों वहाँ पे डिफरेंस। ठीक है, ये मेन जरूर लिखना है आपको कि जो कंडीशन आती है वो कम्स बिफोर द इंटरेस्ट, लेकिन कंडीशन सब्सिक्वेंट में इंटरेस्ट पहले आता है कंडीशन से पहले। तो कंडीशन इंटरेस्ट से पहले आती है बट सब्सिक्वेंट में इंटरेस्ट पहले आता है, कंडीशन बाद में आती है बच्चों यहाँ पे। तो ये जरूर यहाँ पे लिखना है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ये बना सकते हो बच्चों कि एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हो कि वहां पर इंटरेस्ट में डिले हो सकता है जब तक आप कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे, बट वहां पर तो इंटरेस्ट आपका कंटिन्यू चलता रहेगा कि जब तक आप कंडीशन ब्रीच नहीं करते हो। ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो दैट्स योर पॉइंट कि जो यहाँ पे बता रखा है आपको ये फॉलो करना है। और ये वाला टॉपिक बच्चों यहाँ नहीं करना है, ये वाला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जब ये डॉक्ट्राइन्स आएंगे ना आपके, इलेक्शन, फ्रॉडलेंट ट्रांसफर, तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, तो यहाँ नहीं करना है। क्योंकि बच्चों जो डॉक्ट्राइन हम पढ़ेंगे ना तो अल्टीमेटली वो भी तो एक कंडीशन ही है, वहाँ भी तो कंडीशन ट्रांसफर किए जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ भी आप बच्चों थोड़ी सी भी अगर कंडीशन लगाते हो ना ट्रांसफर करते वक्त, तो वो ऑटोमेटिकली कंडीशनल ट्रांसफर में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल आपको बस कंडीशनल प्रेसिडेंट क्या होता है, कंडीशनल सब्सिक्वेंट क्या होता है वो हमने पढ़ लिया, और बस डिफरेंस आपको 2 से 3 पॉइंट आपको यहाँ पे कंडीशनल इनके करने हैं। और बच्चों जब डिफेंस एग्जाम लिखोगे ना तो एक लास्ट में एक एग्जाम्पल जरूर लिखना है, क्योंकि जब मैं आपका टेस्ट लूंगा ना बच्चों ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, तो उसमें आपको जब मैं डिफरेंस पूछूंगा तो प्लीज़ हर एक जिसमें मैं डिफरेंस पूछूंगा अगर वहाँ पे कोई एग्जाम्पल अगर फिट होता है तो एग्जाम्पल एक जरूर बताना वहाँ पर। ठीक है, तो उसके भी एक एडिशनल मार्क्स वहाँ पे मिल जाते हैं। डन बच्चों यहाँ पे। तो दैट्स कॉल्ड, दिस इज योर टॉपिक कंडीशनल ट्रांसफर, जो हम यहाँ पे हमने किया अभी। अब बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जो मैं बार बार कह रहा था, जिसके लिए मैं ये चैप्टर क्यों कह रहा था कि चैप्टर का बेसिक यही है जो आपको मेन यहाँ पे देखना है। ठीक है, और वो क्या है बच्चों? डॉक्ट्राइन। तो इंस्टीट्यूट बच्चों यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पूछता है ना वो डॉक्ट्राइन ही पूछता है। तो बहुत ध्यान से देखना कि इसके क्या क्या प्रिंसिपल यहाँ पर बताए गए हैं, डॉक्ट्राइन क्या क्या बताए गए हैं बच्चों। तो इसमें बच्चों जो डॉक्ट्राइन आते हैं ना तो बहुत सारे आते हैं। तो हमने कौन कौन से यहाँ पे बात की थी? डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, सेकेंड वन डॉक्ट्राइन ऑफ दैट इज होल्डिंग आउट, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट, थर्ड वन डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रांसफर, फ्रॉडलेंट ट्रांसफर, एंड फोर्थ वन बच्चों यहाँ पे आता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस, फिफ्थ वन आपका आएगा बच्चों यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ दैट इज कौन सा आएगा बच्चों यहाँ पे? एस्टोपल, फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टोपल, एंड सिक्स में बच्चों यहाँ पे आएगा डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, पार्ट परफॉर्मेंस। तो दैट्स योर वन की यहाँ पे जो आपकी चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएंगी बच्चों यहाँ पे। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना अभी यहाँ पे 1 बाय 1, और डिफरेंस आपको बेसिकली वहाँ पे पता होना चाहिए कि जब कोई डॉक्ट्राइन आएगा तो आपको केस सीरीज देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन से वाला डॉक्ट्राइन आपका एप्लीकेबल किया जाएगा, ये आपको प्रॉपर्ली वहाँ पे बच्चों समझ में आना चाहिए। तो चलो आओ देखते हैं 1 बाय 1 बच्चों यहाँ पे। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। अब जो इसमें जो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन है ना, इलेक्शन का मतलब क्या होता है? डेट इज द चूज करना, कि वहां पे आपको राइट दिया जाएगा और आपको एक राइट चूज करना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो डेट इज चूज, और एक्चुअली चूज किसमें करना है आपको बच्चों? 2 राइट आपको दिखाए जाएंगे, और अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है? आपको उन 2 राइट में से कोई एक राइट आपको चूज करना पड़ेगा। क्लियर? जैसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे 2 पार्टी ली एक्स और वाई, 2 पार्टी लिए एक्स और वाई। अब जो इस केस में जो मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये अपनी शॉप ट्रांसफर कर रहा है, किसको कर रहा है बच्चों? यहाँ पे वाई को कर रहा है।
लेकिन इसी के साथ साथ वो वाई से क्या कह रहा है कि अगर आप इस शॉप को अपनी रखना चाहते हो, मतलब इस शॉप को अपना बनाना चाहते हो ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो घर है आपका वो आप मुझे ट्रांसफर करोगे। ठीक है, कि अगर ये प्रॉपर्टी, ये शॉप अगर अपनी रखना चाहते हो, तो इसी सेम डीड के अंदर, सेम एग्रीमेंट के अंदर आप क्या काम वहां पे करोगे बच्चों, तो वहां पर मैं शॉप आपको दूंगा, आप मुझे अपना घर मुझे आप दोगे। तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ बच्चों, कि जो वाई है ना, वाई कैन नॉट इंजॉय टू प्रॉपर्टी, मतलब शॉप एंड हाउस, वाई कैन नॉट इंजॉय टू प्रॉपर्टी एट द सेम टाइम। वो एक ही टाइम में दोनों प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर सकता बच्चों। उसको अगर वाई को अगर ये दुकान चाहिए, अगर ये शॉप चाहिए, तो उसको अपना घर मिस्टर एक्स को देना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। ठीक है, तो जहां पर बच्चों एक सिंपल वे से कह सकते हैं कि अगर ये एक राइट चाहता है, तो दूसरे का उसको बर्डन उठाना पड़ेगा कि वहां पर उसको ऐसा घर देना पड़ेगा। तो बच्चों जहां पर इस तरह का कोई राइट आता है ना, तो इसी को ही हम नाम क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, क्लियर। अब बच्चों इसमें याद रखना कि जब इस तरह का कोई डील वहां पे किया जाता है ना, कि भी मैं आपको शॉप ट्रांसफर करूंगा, आप उसके बदले में मुझे एक घर दे दो, क्लियर। तो बच्चों ये जो दोनों की दोनों चीजें होनी चाहिए, वो सेम एग्रीमेंट में बात होनी चाहिए, सेम डीड में बात होनी चाहिए। ठीक है, मान लो एक्स वाई से कहता है जी ठीक है मैं आपको शॉप ट्रांसफर, एक्स वाई को शॉप ट्रांसफर करता है, वाई ना उससे सेम डीड में ना लिख के एक अलग एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक अलग एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है मैं आपको घर दे दूंगा। वैसे उसने ओरल में एग्री कर दिया, डीड में नहीं लिखा गया बच्चों, ओरल एग्री कर दिया। और इन फ्यूचर मान लो एक्स तो अपनी शॉप दे देता है वाई को, लेकिन वाई बाद में अपना घर देने से मना कर दे, तो बच्चों याद रखना फिर मैं डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन वहां पे नहीं लगाऊंगा। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन तब लगेगा अगर ये दोनों की दोनों चीजें, कि शॉप की बात और घर की बात अगर वो सेम एग्रीमेंट में लिखी गई है, तो यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन आपका एप्लीकेबल होगा। वर्ड पॉइंट बच्चों यहाँ पे, तो दैट्स द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। तो चलो आओ पढ़ते हैं कि इसमें क्या बताया गया है यहाँ पे बेनिफिट का। तो दैट्स मीन बच्चों यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन बताया गया है आपका। तो क्या लिखा गया बच्चों, पढ़ो यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन में सेक्शन 35 कहता है, जो डील करता है कि ए प्रॉपर्टी इज गिवन टू यू। ठीक है, एक प्रॉपर्टी मैं आपको दे रहा हूं, एंड इन द सेम डेट, इन द सेम डेट आपसे कहा गया यू आस्क टू ट्रांसफर समथिंग बिलोंगिंग टू यू, जो आपसे बिलोंग करता है, टू अनदर पर्सन। अब हो सकता है कि वो एक्स खुद भी ले ले या किसी दूसरे पर्सन को भी दिलवा दे। ठीक है, टू अनदर पर्सन। तो इफ यू वांट टू टेक द प्रॉपर्टी, तो यू शुड ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी टू समवन एल्स। अगर आप मेरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को ट्रांसफर करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप मेरी वाली प्रॉपर्टी भी नहीं ले पाओगे। लिखा हुआ है ना, अदरवाइज यू कैन नॉट टेक प्रॉपर्टी विच इज ट्रांसफर टू यू बाय द समवन। तो अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पे इलेक्शन का मतलब क्या हुआ, चूजिंग बिटवीन द टू राइट्स, बिटवीन द टू राइट्स, और जिसमें साफ साफ एक क्लियर इंटेंशन आपको दे दी गई है कि बोथ वर नॉट इंटेंडेड टू बी यू इंजॉयड एट सेम टाइम। तो अल्टीमेटली आप दोनों प्रॉपर्टी को सेम टाइम पर इंजॉय बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो उसको बच्चों क्या बोलेंगे हम, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। बच्चों यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अब इसमें बच्चों यहाँ पे इन जनरल तो हमने बात कर लिया उसकी, लेकिन ये हाउ एवर वाला पॉइंट आपको मेन करना है यहाँ पे जो लिखा गया है। ठीक है, और हाउ में तो क्या लिखा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कुड नॉट बी अप्लाइड टू डिप्राइव ए पर्सन ऑफ स्टैच्यूटरी राइट टू अपीयर इनवोकिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136। बच्चों यहाँ पे याद रखना कि जिस पर्सन का प्रॉपरली राइट है ना, आप उसको डिप्राइव नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, उसको नहीं छोड़ सकते आप यहाँ पे। जैसे मान लो हम कह दें कि भाई आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा उसी सेम डेट में कि आप प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कभी भी किसी के ऊपर केस फाइल नहीं करोगे। तो बच्चों यहाँ पर ये चीज़ नहीं आएगी, रीजन क्योंकि वो तो उसका एक स्टैच्यूटरी राइट है कि अगर कोई प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है तो वो केस फाइल कर सकता है, उसका एक स्टैच्यूटरी राइट आर्टिकल 136 के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वहाँ पर दिया गया है। ठीक है बच्चों, वहाँ पे तो सिंपल कहा गया इलेक्शन जो होगा वो चूजिंग बिटवीन द टू राइट्स, लेकिन उस राइट में स्टैच्यूटरी राइट नहीं आना चाहिए जो ऑलरेडी उसके पास पहले से ही एग्जिस्ट वहाँ पे करता है बच्चों। ठीक है, तो दैट्स
पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। अब बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है कि ए ने कहा कि मैं अपने पैडी फील्ड्स, ठीक है, जो चावल वाले खेत होते हैं ना बच्चों, तो वहाँ पर वो ट्रांसफर कर रहा है और सेम डीड में उसे क्या कहा गया कि भाई तुम अपने जो घर है ना वो किसको दे दोगे, सी को दे दोगे। तो ए बी से कह रहा है सपोज, या ए आपसे कह रहा है कि भाई मैं आपको पैडी फील्ड दूंगा और तुम अपना घर सी के नाम ट्रांसफर कर दो। अल्टीमेटली मतलब क्या हो बच्चों, अगर वो पैडी फील्ड लेना चाहता है तो उसको घर देना पड़ेगा सी को। क्लियर? एंड देखो साथ में क्या लिखा गया, ट्रांसफर इज ट्रांसफरिंग टू यू हिज पैडी फील्ड ऑन द कंडीशन, देखो आगे ना बच्चों कंडीशनल, अल्टीमेटली कंडीशन लगा रहे हो अब यहाँ पे, अल्टीमेटली कंडीशनल ट्रांसफर की तरह ही हो गया है कि यू गिव योर हाउस टू सी। ठीक है, सो यू कैन नॉट एंजॉय पैडी फील्ड एंड हाउस एट द सेम टाइम। बच्चों यहाँ पे जो आप यहाँ पर सेम टाइम पे आप फॉलो नहीं कर सकते बच्चों, ये सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। बार बार कहूँगा, हमें मेन बस डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन का मीनिंग हमें करना है, तो ये सारी चीज़ें हम पहले से ही डिटेल में हम कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब अल्टीमेटली देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया, यही मतलब हुआ ना इसका कि जिस पर्सन ने बेनिफिट लिया है और अगर वो बाद में मना कर दे जी मैं तो अपना घर सी को नहीं दूंगा, तो बच्चों जो पैडी फील्ड पे अगर चला गया ना तो वो क्या हो जाएगा, वापस रिवर्ट बैक हो जाएगा ट्रांसफरर को। बताइए तो हमें कि जो प्रॉपर्टी जो अटेम्प्टेड टू बी ट्रांसफर टू हिम वो रिवर्ट हो जाएगी टू द ट्रांसफरर। क्लियर? एंड इट इज ही हु विल कॉम्पनसेट द डिसअपॉइंटेड पर्सन। और बच्चों एक पॉइंट और याद रखना, एक पॉइंट और यहाँ पे ले रहा हूँ, ए और बी आपको बताने से बहुत ध्यान सुनो पॉइंट। ए ने जो बी से कहा कि मैं तुम्हें पैडी फील्ड दूंगा, पैडी फील्ड दूंगा, बट सेम डीड में लिख दिया गया कि तुम्हें घर देना पड़ेगा अपना किसको, मिस्टर सी को। तो ये दोनों चीजें कहाँ पे लिखी गई बच्चों, सेम डीड में। और बी एग्री हो गया, बी बोला कि ठीक है आप एक काम करो पैडी फील्ड मेरे नाम कराओ, और जब पैडी फील्ड मेरे नाम हो जाएगा तो मैं घर ये किसके नाम करा दूंगा, सी के नाम में करवा दूंगा। अब बच्चों ये जो पैडी फील्ड है ये बी के नाम हो गए, बहुत ध्यान सुना पॉइंट बच्चों यहाँ पे, जो पैडी फील्ड है वो बी के नाम हो गए। क्लियर? अब होने के बाद ये जो मिस्टर ए है इसकी डेथ हो गई, हाँ जी इसकी डेथ हो गई। अब बताओ बच्चों इस केस में अब बी मना कर रहा है, क्या बी को अब भी हाउस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? अब इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कौन करवाएगा? वेरी गुड, तो जो ए का रिप्रेजेंटेटिव है बच्चों, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उससे कहेगा कि भाई तुमने हाउस नहीं दिया तो चलो वो पैडी फील्ड मुझे वापस करो, क्लियर? अदरवाइज सी के नाम घर करो। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर उसका उन्होंने साफ साफ कह दिया, इफ ट्रांसफर डाइज बिफोर द पर्सन अपॉन बेनिफिट इज कन्फर्ड, तो एंड ही रिजेक्ट द ट्रांसफर, और वो मना कर रहा है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ट्रांसफर का विल हैव टू सेटिस्फाई द डिसअपॉइंटेड पर्सन आउट ऑफ द प्रॉपर्टी विच वाज द सब्जेक्ट ऑफ द ट्रांसफर। कि भाई वहाँ पे प्रॉपर वे से जो डिसअपॉइंटेड मतलब बी है उससे रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी ली गई है वो उससे या तो वापस लेगा प्रॉपर्टी या फिर वो सी के नाम हाउस वहाँ पे कराएगा। इट्स ड्यूटी जो यहाँ पे बताई गई है बच्चों। ठीक है, तो याद रखना ये मत समझना कि भाई ट्रांसफर की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी वापस नहीं जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बच्चों यहाँ पे। क्लियर? तो जो जो मेन पॉइंट है वो आपको बता रहा हूँ, दिस इज पॉइंट नंबर 1 जो आपको एक्सप्लेनेशन का यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल तो ऑलमोस्ट सारे सेम ही है बच्चों, जो हमने बात की है एग्जाम्पल सारे सेम वर्क करेंगे। मेन जो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है वो इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों यहाँ पे, कि इलेक्शन अराइज तभी होगा जब ट्रांसफर इज मेड बाय द सेम डॉक्यूमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट अलग अलग बना रहे हो ना तो फिर वहाँ पे इलेक्शन वाला जो पॉइंट है वो अराइज नहीं होगा। तो देखो क्या लिखा गया, अगर एक गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी दी जा रही है वन बाय वन डीड एंड बाय अनदर, क्या लिखा गया बच्चों, कोई दूसरा एग्रीमेंट बनाया गया जहाँ पे उससे कहा जा रहा है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी दोगे, मतलब एक एग्रीमेंट भी नहीं लिखा जा रहा, दो में अलग अलग लिखा जा रहा है, तो फिर यहाँ पे देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इलेक्शन। तो बच्चों इसके साथ लिख लेना, अल्टीमेटली वो कहना क्या चाहता है, सेम डीड में लिखा होना चाहिए कि भाई आपको दो राइट में से एक राइट चूज करना पड़ेगा। ठीक है, चूज बिटवीन, हाँ जी इससे पहले वाला कौन सा, ये इन केस जो इसके ऊपर लाइन लिखी हुई है, हाँ ओके ओके, देखो पर्सन टू हुम बेनिफिट इज कन्फर्ड, मतलब ये बेनिफिट किसको मिल गया था, जो बी को उसके पेडीफील्ड मिल चुके थे। और अगर वो बाद में रिजेक्ट कर दे, क्या रिजेक्ट कर रहा है वो, कि मैं सी को घर नहीं दूंगा,
तो जो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर की जा चुकी है, मतलब जो उसको पैडी फील्ड ट्रांसफर किए जा चुके हैं, वो रिवर्ट हो जाएंगे, वो वापस किसके पास आ जाएंगे, वो ट्रांसफरर के पास आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, ट्रांसफर के पास आ जाएंगे। एंड इट इज ही हु विल कॉम्पनसेट, मतलब अगर कोई डैमेज हुआ है ना बच्चों, वो डैमेज पे करेगा टू द डिसअपॉइंटेड पर्सन। अब वो डिसअपॉइंटेड ए भी हो सकता है और वो सी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कि जिसका आपने एक तरह से आपने पहले हाँ किया है फिर बाद में मना कर दिया, अल्टीमेटली जो भी उसको डैमेज हुआ है साथ में आप वो डैमेज भी पे करोगे। दैट्स योर पॉइंट। क्लियर प्रियंका? हाँ जी, चलो आओ बच्चों यहाँ पे। तो एक्सप्लेनेशन का ही मेन पॉइंट यहाँ पे हमने करना था, तो फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना, जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस इज योर सेकंड पॉइंट एक्सप्लेनेशन का, कि जो बेनिफिट होना चाहिए ना इज गिवन डायरेक्टली। दैट्स द पॉइंट बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो हम बेनिफिट उसको दे रहे हैं ना, कि तुझे हम घर दे देंगे, तुझे हम हाउस दे देंगे, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो वो सब कम डायरेक्टली होना चाहिए, इनडायरेक्टली वे से नहीं होना चाहिए। क्लियर? जैसे बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ो कि ए ने ना एक लैंड ट्रांसफर की बाय ए डॉक्यूमेंट, सॉरी ये तो ऊपर वाले का एग्जाम्पल हो गया ना, ये वाला एग्जाम्पल है, सॉरी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिया गया कि ए ना ट्रांसफर कर रहा है टू इज प्रॉपर्टी टू द बी सन, मतलब बी को डायरेक्टली नहीं दे रहा, किसको दे रहा है प्रॉपर्टी, वो बी के बेटे को दे रहा है, और बी से कह रहा है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी किसको दोगे बच्चों, सी को दोगे। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, अब वो प्रॉपर्टी जो बी को, ए जो बी को प्रॉपर्टी दे रहा है, तो बी को ना देके वो बी के सन को दे रहा है। तो बच्चों याद रखना, फिर मैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की यहाँ पे बात कर ही नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे उसकी मैं बात करूंगा ही नहीं, रीजन क्योंकि यहाँ पे जो बी है जिसके साथ ये कंडीशन रखी गई है कि आपको दो राइट में से चूज करना है, तो वो उसको डायरेक्टली नहीं दिया जा रहा है। तो दैट्स वन कि यहाँ पे साफ साफ क्या बोला गया, बेनिफिट किसको मिलना चाहिए बच्चों, डायरेक्टली मिलना चाहिए। अगर उसको इनडायरेक्टली मिल रहा है, मतलब दे तो उसके बेटे को रहे ना, तो फिर उसको नीड नॉट इलेक्ट, उसको फिर चूज करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली मान के चलेंगे कि जो उसका बेटा है वो तो उसको गिफ्ट मिल सकता है उसको। तो क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे? तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों, जो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में करेंगे तो पार्टी को जो बेनिफिट वहां पर हम देंगे तो वो डायरेक्टली आपको देना है और कुछ यहाँ पे नहीं करना है बच्चों। ठीक है, बस यहीं तक बच्चों ये आपको करना है, ज़्यादा डिटेल में आगे नहीं करना है। ठीक है, आगे उसके वही एग्जाम्पल वो फिर से ले रहे हैं तो वो हमें लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये बस दो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे याद रखना, एक तो नंबर वन सेम डीड में होनी चाहिए, एंड नंबर टू जो बेनिफिट होना चाहिए वो डायरेक्टली वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है यहाँ पे, और एग्जाम में जब आएगा बच्चों तो ये पॉइंट वाइज आपको वहाँ पे प्रॉपरली लिख के आना है कि जो जो यहाँ पे बताया गया है, कि सबसे पहले उसका मीनिंग बताना है, उसकी एक्सेप्शन बतानी है कि स्टैच्यूटरी राइट को डिप्राइव नहीं करेंगे, एक एग्जाम्पल आपको देना है, और फिर ये लास्ट में नोटिंग पॉइंट आपको वहाँ पे लिख के आने बच्चों। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट बच्चों, यहाँ पर कौन सा पॉइंट था ये, दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। हाँ जी बच्चों, तो सेकेंड बच्चों यहाँ पे आ रहा है, दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट, या फिर इसका एक नाम और हम बोल सकते हैं, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। अब जो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट या फिर अगर मैं ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर के रिगार्डिंग बात करता हूँ, तो इसमें ना पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझना बच्चों। एक पर्सन है मिस्टर ए, बहुत अमीर पर्सन है, ठीक है, बहुत पैसा इसके पास। क्लियर? अब इसने क्या किया हुआ है, इसने एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। क्लियर? सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि ये 5,000 गज की ये प्रॉपर्टी है यहाँ पर, और यहाँ पर 500 गज के सपोज 10 हाउसेज यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे तो सपोज यहाँ पर 10 हाउसेज बनाए गए हैं। अब बच्चों यहाँ पे अब ये 10 हाउसेज सेल के लिए निकाले गए हैं कि भी इसको सेल करना चाहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, अब मिस्टर ए इतना अमीर पर्सन है, और ये तो सिर्फ मैंने उसका एक प्रोजेक्ट बोला है, और इसके तो पता नहीं कितने सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट है उसके, कोई 10,000 गज प्रॉपर्टी का है, कोई 20,000 गज प्रॉपर्टी का है। तो अब ये वैसे, और ओनर कौन है बच्चों यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का, मिस्टर ए ही ओनर है। अब यहाँ पे बच्चों मिस्टर ए के पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुद वहाँ पे प्रॉपर्टी को सेल करेगा।
अब वहां पर मिस्टर ए क्या करता है, एक एजेंट अपॉइंट कर देता है, एक एजेंट उसने अपॉइंट कर दिया और उस एजेंट को क्या दे दिया गया, पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है, पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है बच्चों कि उसमें जो मिस्टर ए के पास पावर है इसको सेल करने की, वो पावर वो किसको ट्रांसफर कर रहा है, वो एक एजेंट, सपोज मैं एजेंट का नाम ले लेता हूं, सपोज मिस्टर बी, वो उसको ट्रांसफर कर रहा है बच्चों। कि अब यहां पर एक ही जगह पर जो डील करेगा, कस्टमर लेके आएगा वो बी लेके आएगा, कस्टमर को ट्रांसफर करेगा तो वो बी करेगा। तो यहां पर बच्चों ये अब जो ट्रांसफर कर दिया गया ना, तो यहां पर इस एजेंट को किसने पावर दे दी बच्चों, यहाँ पे ओरिजिनल ओनर ने पावर दे दी। तो इस मिस्टर बी को नाम दिया जाता है दैट्स कॉल्ड ओस्टेंसिबल, ओस्टेंसिबल ओनर। बच्चों यहाँ पे ओस्टेंसिबल ओनर। अब बच्चों यहाँ पे लेके चलता हूं कि जब ये बी ना डील कर रहा है, सपोज एक कस्टमर आया सी जो ये प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता था, तो वैसे जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी दैट्स कॉल्ड ट्रांसफरी। ठीक है यहाँ पे। अब मुझे बताओ बच्चों किसकी ड्यूटी बनती है, बी की ड्यूटी बनती है उसको बताने की जी मैं ओनर नहीं हूं, या सी की ड्यूटी बनती है ये चेक करने की कि क्या बी ओनर है या नहीं है। क्या लगता है आपको किसकी ड्यूटी है बच्चों? अंकित बताएगा। अंकित बताओ बच्चे किसकी ड्यूटी बनेगी, सी की ड्यूटी बनेगी या फिर बी की ड्यूटी बनेगी कि भाई ये प्रॉपर्टी है किसकी है, ये सब पता करने की किसकी ड्यूटी बनती है? ए की। ए तो बीच में है ही नहीं बच्चे, उसमें सिर्फ बी और सी की बात हो रही है। अब बच्चों यहां पे याद रखना ये सी की ड्यूटी बनती है कि जब वो ट्रांजेक्शन हो रही होगी ना सी के साथ, तो वहां पे ये ड्यूटी बनेगी कि ये चेक करने की कि भाई ये प्रॉपर्टी तो ए के नाम की है तो बी क्यों बेच रहा है। तो यहां पर सी ए प्रॉपरली चेक करेगा कि भाई यहां पर क्या ये बी के पास ये पावर ऑफ अटर्नी प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है बच्चों यहाँ पे कि उसके पास पावर ऑफ अटर्नी है या नहीं है। अदरवाइज इन फ्यूचर अगर ए आके खड़ा हो गया कि भाई इस पर्सन ने मेरी प्रॉपर्टी कैसे बेच दी, कैसे हिम्मत हो गई इसकी, मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस करो, तो फिर तो सी कुछ नहीं बोल पाएगा। क्यों? सी का फॉल्ट क्या था, सी ने जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसकी उसने प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं की, क्या वो वाकई ओनर है या फिर ऑस्टेंसिबल ओनर है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पर किसका मानेंगे, सी की तरफ से गलती मानेंगे। तो सी की ड्यूटी बनती है ये चेक करने की बच्चों यहाँ पे। ठीक है, क्या चेक करने की, क्या इस पर्सन को जो मिस्टर बी है इसको ऑथराइज किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है यहाँ पे। एंड नंबर 2 पॉइंट बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट और होता है, ऑस्टेंसिबल ओनर जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे सी के साथ कर रहे हैं ना, इसको अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये प्रॉपर एक वैलिड ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर रहा है। तो बच्चों वैलिड के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, नंबर 1 कंसेंट होनी चाहिए, कंसेंट ऑफ ओनर। और वो कंसेंट कैसे आई यहाँ पे, उसकी पावर ऑफ अटर्नी हमने चेक कर ली। ठीक है, नंबर 2 कि जो हम ट्रांसफर करेंगे वो गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ में कैसे बच्चों यहाँ पे कि ये जो सी है ना, मान लो अगर ये बी का ही रिलेटिव है, बी का ही रिलेटिव है और वो जानबूझ के ए को मिसगाइड करता है कि सर ये प्रॉपर्टी ना मिस्टर सी को ज़्यादा मतलब कॉस्टली नहीं दे पाएंगे, हम सस्ती देनी है ये वो, मतलब वट एवर, वो बैड फेथ में काम कर रहा है। रीज़न क्यों दिला रहा है बच्चों, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है वो बीच में अच्छा खासा सी से कमीशन ले रहा हो, तो बच्चों वहाँ पे वो फिर वो ट्रांजेक्शन वैलिड नहीं मानी जाएगी। क्लियर? तो उस केस में वहाँ पर जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो वॉइड हो जाएगा अगर वो प्रॉपर्टी गुड फेथ में अगर नहीं दी गई है तो। ठीक है यहाँ पे, तो दैट्स योर पॉइंट कि जो हमें बता रखा है। और जहाँ पर हम सिंपल कहेंगे कि एक नॉन ओनर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि वो ट्रांसफ़र वहाँ पर कर पाएगा। तो पढ़ते हैं बच्चों, इसमें क्या लिखा गया आपका कि वेयर विद द कंसेंट, कि जहाँ पे उसको कंसेंट मिली है, या तो एक्सप्रेस कंसेंट मिली है या फिर उसको इम्प्लाइड कंसेंट मिली है। इम्प्लाइड कैसे बच्चों, क्योंकि उसको सारे मतलब उसके पूरे बिजनेस को ऑथराइज करने के लिए पावर अटॉर्नी दे दी गई, तो अल्टीमेटली सपोज फिर अगर तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो तो ऑटोमेटिकली उसमें आई गई फिर तो। ठीक है,
तो एक्सप्रेस क्या होता है बच्चों, एक्सप्रेस में तो पार्टिकुलर प्रॉपर्टी का नाम दिया गया कि सिर्फ इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग पावर अटर्नी है। एम्प्लाइड में जब उसको जर्नल दे दिया गया तो अल्टीमेटली जो उसकी प्रॉपर्टी होगी तो वो ऑटोमेटिकली उसमें आपकी आ जाएगी। तो एक्सप्रेस या फिर एम्प्लाइड ऑफ पर्सन जो इंटरेस्टेड है किसमें, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो ए पर्सन जिसको ये अथॉरिटी दी गई है उसको क्या बोला जाएगा, ऑस्टेंसिबल ओनर वहां पर कहा जाएगा उसको बच्चों, ठीक है, ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। एंड अगर ट्रांसफर वो करेगा ना बच्चों, देखो क्या लिखा गया, ट्रांसफर द सेम फॉर द कंसिडरेशन। तो दो एक कंडीशन और आ गई, सी को फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं होना, फ्री में अगर देना है तो ये सिर्फ ए के पास राइट है, ऑस्टेंसिबल ओनर के पास राइट नहीं है। क्लियर, इवन चाहे वो ए अगर उसको कहे ना कि गिफ्ट कर दो तो भी नहीं करेगा वो, अगर गिफ्ट करना है तो वहां पे ए खुद करेगा, बी के पास पावर नहीं है, ऑस्टेंसिबल ओनर के पास ये पावर नहीं है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, अगर फॉर कंसिडरेशन दिया गया है तो ट्रांसफर सेल नॉट बी वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड दैट कि ट्रांसफर वाज नॉट ऑथराइज्ड टू मेक इट। सामने वाली पार्टी ये नहीं कह सकती जी ये तो ए कोई है तो बी है, ठीक है, इस बेस पर नहीं कह सकता। अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, कंसिडरेशन है, कंसेंट ली हुई थी, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और देखो जो क्या लिखा गया, ट्रांसफरी आफ्टर रीजनेबल केयर टू असर्टेन। क्लियर, तो किसकी ड्यूटी बनती है बच्चों, ट्रांसफरी की, कि रीजनेबल केयर करने की कि ट्रांसफर हैड द पावर टू मेक द ट्रांसफर। तो ये ट्रांसफरी चेक करेगा और लास्ट वन क्या कंडीशन लगाएगी बच्चों, एक्टेड इन द गुड फेथ, कि गुड फेथ में वो होनी चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे कंडीशन देखो यहाँ पे लिख दिया गया, तो एग्जाम में जब ये आप लिखोगे तो इसमें ये 4 पॉइंट इस तरीके से आपको लिख के आने हैं, पहले उसका मीनिंग बताना है प्रॉपर तरीके से और फिर आपको ये 4 पॉइंट वहाँ बताने हैं। क्या क्या बताएगा, ट्रांसफर कौन होना चाहिए, कब लगेगा पॉइंट, जब वो ऑस्टेंसिबल ओनर है। नंबर 2 पॉइंट क्या बताएगा बच्चों, कंसेंट होनी चाहिए, या तो एक्सप्रेस होनी चाहिए या फिर एम्प्लाइड होनी चाहिए, किसकी, जो रियल ओनर है उसकी कंसेंट होनी चाहिए। थर्ड वन बताया गया कि जो ट्रांसफर होना चाहिए वो फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड ट्रांसफरी को जो काम किया जाएगा वो गुड फेथ में होना चाहिए, और वो खुद रीजनेबल केयर टू एसर्टेन कि क्या ट्रांसफर के पास पावर है या नहीं है, ये कौन चेक करेगा बच्चों, ये एक ट्रांसफरी वहाँ पे चेक करेगा। और बच्चों याद रखना, अगर वहाँ पे ये सारी की सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करते हैं, अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर आपने एब्सेंट किया तो अल्टीमेटली इसमें लॉस किसका माना जाएगा बच्चों, ट्रांसफरी का माना जाएगा। क्लियर, तो ट्रांसफरी कभी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता कि सर मेरी ये प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, उस केस में वो प्रॉपर्टी वापस किसको चली जाएगी, वो प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफर को शिफ्ट हो जाएगी बच्चों वहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो सिंपल वैसे बच्चों यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑस्टेंसिबल ओनर किसको बोला हमने, अल्टीमेटली हु हैज ऑल इंडिसिया ऑफ द ओनरशिप विदाउट बीइंग द रियल ओनर, ठीक है। इंडिसिया, इंडिसिया वर्ड क्या लिया बच्चों यहाँ पे, इंडिसिया ऑफ ओनरशिप विदाउट बीइंग रियल ओनर, बच्चों यहाँ पे। अब ये इंडिसिया क्या होता है, कौन बताएगा ये, इस लाइन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एनीवन, ostensible owner is one who has all indicia of ownership without being the real owner. What is the meaning of this? हाँ जी, भव्या बताएगी, आज भव्या नहीं बोल रही है, भव्या बताएगी आज। उसके पास राइट होना चाहिए टू सेल द प्रॉपर्टी, बस इतना ही चलेगा, वो तो ऑस्टेंसिबल ओनर भी था। हाँ जी बच्चों, इसका मीनिंग ध्यान सुनना, आपको याद है आपने एक पॉइंट किया होगा कभी, देखते हैं आपको पता नहीं पता है, देखते हैं कौन बताएगा, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी किसको बोलते थे, हाँ जी कौन बताएगा आप, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी किसको कहा जाता था। जैसे एनसीएलटी को बोलते हैं ना कि एनसीएलटी इज द क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, तो ऐसा क्यों बोलते हैं, याद है बच्चों उसमें आपने पढ़ा था कि जो कोर्ट नहीं है, याद आ रहा है कुछ, जो कोर्ट नहीं है बट कोर्ट, वेरी गुड, जो कोर्ट जैसी पावर रखता है तो उसको मतलब कोर्ट के सारे काम वो कर सकता है, बस एक डिफरेंस क्या था, वो कोर्ट नहीं था। तो वही सेम थिंग बच्चों यहाँ पे क्या लिया गया, ऑस्टेंसिबल ओनर बिल्कुल सारे काम वही कर सकता है जो एक रियल ओनर करता, बस एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, बस वो रियल ओनर नहीं है बस। तो इसलिए उसने यहाँ पे वर्ड लिया गया कि सारी की सारी पावर ओनरशिप की उसके पास है, बस एक चीज़ नहीं है उसके पास, वो रियल ओनर नहीं है बस, ठीक है।
तो बाकी सारी पावर उसके पास रहेगी बच्चों। तो दैट्स योर पॉइंट कि जो यहाँ पे बताया गया बच्चों यहाँ पे। तो चलो जी पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा गया यहाँ पे एग्जाम्पल कि ए मेड ए गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी टू बी। ध्यान सुना पॉइंट बच्चों यहाँ पे, ए ने ना बी को प्रॉपर्टी गिफ्ट की, बट पोजेशन गिफ्टेड प्रॉपर्टी का किसके पास है, वो ए के पास अभी भी है। अब बाद में ए जो है वो प्रॉपर्टी कैंसिल करना चाहता है, पावर ऑफ रेवोकेशन। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान सुना पॉइंट, जैसे ही ए ने बी को प्रॉपर्टी गिफ्ट की, अब उस बी का अब रियल ओनर कौन बन चुका है बच्चों यहाँ पे, बी रियल ओनर बन चुका है, ठीक है, ए इज नॉट ओनर। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे अब पावर ऑफ रेवोकेशन वो करना चाहता है कि भी मैं जो प्रॉपर्टी मैंने बी के नाम किया था मैं उसको कैंसिल करना चाहता हूँ, और कैंसिल करके वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है किसी दूसरे पर्सन को। ये मान लो कोई पर्सन है मिस्टर सी, मिस्टर सी, हाँ जी। अब बताओ बच्चों इस केस में जो गिफ्ट है वो रेवोकेबल होगा, क्या उसको रिवोक कर सकते हैं, तो आंसर इज नो। तो याद रखना बच्चों, एक बार अगर गिफ्ट की ट्रांजैक्शन हो गई ना तो अब दूसरी पार्टी के पास, डोनर के पास अथॉरिटी नहीं है कि वहां पे वो उसको मना कर दे। तो सेम थिंग, वो एक अनकंडीशनल गिफ्ट है एंड बी रिकवर कर सकता है पोजेशन किससे, फ्रॉम द डिफेंडेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये डिफेंडेंट सी क्यों आया बच्चों, ध्यान सुना पॉइंट, ए ने बी को प्रॉपर्टी दी और वही प्रॉपर्टी ए ने सी को बेच दी, क्लियर। अब बी सी के अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस करो, और सी कह रहा है जी मैं क्यों करूंगा, मैंने तो ए से खरीदी है। तो इस केस में अब यहाँ पे जजमेंट देनी थी, तो यहाँ पे क्या जजमेंट दी गई कि भाई ये गिफ्ट किया गया था तो ये प्रॉपर्टी का अब रियल ओनर बी को ही माना जाएगा, क्लियर। और वो किससे प्रॉपर्टी ले सकता है, वो सी से प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। क्या कह रहे हो, नहीं अगर यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि मेड ए गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब बच्चे ये है कि यहाँ पे प्रॉपर गिफ्टेड लिखी जा चुकी है। अगर ये ओरल में कहेगा तो आपको पता है ओरल की तो वैसी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर अगर उसने ये कहा है ना कि ए मेड ए गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब वो प्रॉपर लीगल वे से सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी थी। व्हाट अ पॉइंट, तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे। तो सिर्फ एक ही पॉइंट कर लेना। और यहाँ पे बच्चों मैं एक पॉइंट और, मुझे बताओ क्या इस एग्जाम्पल में मैं क्या ए को ऑस्टेंसिबल ओनर मानूंगा, यस और नो। क्या इस वाले एग्जाम्पल में मैं ए को ऑस्टेंसिबल ओनर ट्रीट करूंगा या नहीं करूंगा। हाँ जी, शिवांगी बताएगी, शिवांगी ने अभी तक नहीं बताया। नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी ने उसको कोई ऑथराइज नहीं किया था बच्चों। तो दैट्स योर पॉइंट की जहाँ पे बताया गया है, क्लियर। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे, बस बाकी करने की जरूरत नहीं है बच्चों यहाँ पे। सिंपल बस एक एग्जाम्पल होना चाहिए, उसके कंटेंट हमें पढ़ना है और उसका मीनिंग हमें पढ़ना है, वो हम यहाँ पे कर ही रहे हैं। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे। कौन सा पॉइंट था ये, कौन सा पॉइंट था, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर और डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। आ जाओ बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट अब कर रहे हैं यहाँ पे हम, डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल। ये क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पे। डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रांट बाय स्टॉपल, ठीक है बच्चों। ये ना जो फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल है ना, ये अल्टीमेटली जैसे फ्रॉडलेंट ट्रांसफर होता है ना कि भाई आप फ्रॉड कर रहे हो ट्रांसफरी के साथ, ये कुछ इसी तरीके का यहाँ पर दिखाया जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो वो ध्यान समझना कि इसमें मैं डायरेक्ट आपको ये इसका मीनिंग नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट मीनिंग पढ़ाऊंगा आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो पहले इसका एग्जाम्पल समझना कि इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ कि सपोज एक मिस्टर ए पर्सन है और इसके पास ना 3 प्रॉपर्टी हैं, 3 प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी एक्स, प्रॉपर्टी वाई, प्रॉपर्टी जेड, या। और मिस्टर ए का एक बेटा है, सिर्फ एक ही बेटा है, इकलौता बेटा, क्लियर। उसका एक ही बेटा है जिसका नाम है मिस्टर बी। अब मिस्टर ए ने क्या किया, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम,
ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उसने ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी वाई, अपने बेटे को उसने प्रॉपर्टी वाई दे दी, लेकिन एक्स और जेड प्रॉपर्टी अभी उसने अपने बेटे को नहीं दी है। ठीक है, अब ये जो मिस्टर बी है ना बच्चों, जो ए का बेटा है, ये थोड़ा लालची था। अब इसके माइंड में आता है कि चल ठीक है यार, कोई बात नहीं, अभी प्रॉपर्टी वाई का ओनर बनाऊं, ए के मरने के बाद जब ए मर जाएगा तो जो बाकी प्रॉपर्टी है एक्स और जेड, वो किसको मिल जाएगी बच्चों, वो बी को मिल जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी सिर्फ इसके पास प्रॉपर्टी वाई है और बी के पास ये प्रॉपर्टी एक्स और जेड, ये कब आएगी बच्चों, आफ्टर डेथ। और ये सोच रहा है बच्चों, ये लिखा नहीं गया कि प्रॉपर विल में कि भाई ए को ही मिलेगी, सॉरी ए के बाद बी को मिलेगी। सिर्फ वो क्या सोच रहा है कि भाई ए ने कोई विल नहीं लिखी है और मैं ही उसका सिर्फ वारिस हूं, तो अल्टीमेटली ये जो प्रॉपर्टी एक्स और जेड है ये मुझे मिलेगी। ठीक है, अब बच्चों अब ध्यान सुना पॉइंट इसमें, अब जो मेन यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि जो मिस्टर ए है ना बच्चों, अभी जिंदा है और बी ने सोचा कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी तो मिली जाएगी फ्यूचर में, अभी नहीं तो बाद में सही, मुझे प्रॉपर्टी तो मिली जाएगी। तो उसने क्या किया, ट्रांसफर कर दी, प्रॉपर्टी एक्स, क्योंकि प्रॉपर्टी एक्स उसकी नहीं थी, लेकिन उसने ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी एक्स टू मिस्टर सी, ट्रांसफरी। हाँ जी बच्चों, मुझे बताओ क्या वो इस तरीके से, अभी जबकि वो जिंदा है, क्या अपने फादर वाली प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है ना। बट उसमें अब वो मिस्टर सी को ना यकीन दिला रहा है, मिस्टर सी को उसने साफ साफ बता दिया कि भी मेरा अभी इंटरेस्ट नहीं है इस प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन हाँ फ्यूचर में पक्का आएगा ही आएगा। तो बच्चों याद रखना, अगर सी, और वो सी को साफ साफ कह रहा है कि जब ये प्रॉपर्टी ना, अभी कॉन्ट्रैक्ट तो अभी कर रहे हैं हम, बट ये प्रॉपर्टी मैं मिस्टर ए के मरने के बाद ही तुम्हें दूंगा, क्योंकि ये एज ए वारिस मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वो पहले कर रहा है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना और जो ट्रांसफर किया गया, तो इसमें क्या बोला गया कि जो ट्रांसफर रहेगा ना बच्चों इज वॉइडेबल, वॉइडेबल नेचर का रहेगा, और किसके पास, एट ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफरी की मर्जी है कि वो या तो कह सकता है ठीक है जी हम वेट कर लेंगे कि जब आपके फादर की डेथ होगी तो कॉन्ट्रैक्ट अभी कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी फिर हम बाद में ले लेंगे, ठीक है फ्यूचर में ट्रांसफर हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बच्चों ये जो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई ना, और यहाँ पे जो मिस्टर बी इस तरीके से अपना राइट यूज कर रहा है जो उसको अभी अलाउड नहीं किया गया, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों हम, डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल। बाय स्टॉपल, दैट्स योर पॉइंट बच्चों जो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया था इसी की स्टोरी पे अब मेन यहाँ से पढ़ना जो लिखा गया है। ठीक है, व्हेन ए पर्सन फ्रॉडुलेंटली और एरनेसली, चाहे उसको जानबूझ के फ्रॉड की वजह से या फिर एरनेसली की वो मिस्टेक कर रहे हैं जानबूझ के बच्चों, और वो क्या दिखा रहा है, क्लियर, और ये कौन दिखा रहा था बच्चों, बी जो ए का बेटा था वही रिप्रेजेंट, और क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ही इज ऑथराइज कि भाई सारी प्रॉपर्टी बेचने का मैं ऑथराइज हूँ, ऑथराइज टू ट्रांसफर द सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्लियर, और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है फॉर कंसिडरेशन। तो याद रखना सच ट्रांसफर सेल एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरी, क्या लिखा गया बच्चों, एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफरी ऑपरेट एनी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ट्रांसफर क्या होता है कब, जब ट्रांसफरर में, ट्रांसफर कौन है बच्चों यहाँ पे, बी जो ए का बेटा है, कि वो क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफरर में एक्वायर सच प्रॉपर्टी एट एनी टाइम, कि जब तो वो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। मतलब वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी कर लो और जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा उसके बीच में ही प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, और वो सपोज कोई भी टाइम, सपोज हमने 10 साल रख दिया है, 20 साल रख दिया, वट एवर जो भी, या फिर कोई टाइम नहीं रखा, उसको सिंपल कहा कि कॉन्ट्रैक्ट अभी कर लेते हैं और ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ये प्रॉपर्टी जब मेरे नाम हो जाएगी तो ये मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। तो बच्चों इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट करना है जो किया गया है उसको वॉइड करना है या वैलिड रखना है, ये किसके हाथ में है, ट्रांसफरी के हाथ में बच्चों ये।
ठीक है, तो ट्रांसफर ही वहां पर करेगा इस चीज का। तो बच्चों एक अल्टीमेटली तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन, अगर ये कैंसिल करना चाहता है ट्रांसफर अगर इसको कैंसिल करना चाहता है तो ट्रांसफर ही वहां पर क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। यस प्रियंका, देखो बच्चे इसमें सिंपल है कि भाई यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है बच्चे, सॉरी, यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है इसमें अभी प्रॉपर्टी मिस्टर ए के नाम पर है, मतलब सिर्फ एक प्रॉपर्टी वाई है जो मिस्टर बी के नाम पर है, लेकिन जो प्रॉपर्टी एक्स और जेड है वो प्रॉपर्टी अभी किसके नाम पर है बच्चों, ये प्रॉपर्टी अभी मिस्टर ए के नाम पर ही है। लेकिन बी के माइंड में आता है कि भाई अभी नहीं तो बाद में तो आएगी आएगी कि भाई मैं मिस्टर ए का वारिस हूँ और ये प्रॉपर्टी तो मुझे ही मिलेगी। तो वो क्या करता है, ए के मरने से पहले ही वो प्रॉपर्टी वो खुद ले लेता है, ठीक है, और वो ट्रांसफर वो प्रॉपर्टी किसको बेच रहा है, वो मिस्टर सी को बेच रहा है। और उसने सी को साफ साफ बता दिया कि भाई ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट बीच में मेरे पास ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है, अभी नहीं है, अभी मेरे पास इसका राइट नहीं है बेचने का, लेकिन मेरे पास इसका राइट आ जाएगा, डोंट वरी। अब बच्चों अगर ऐसी कोई अगर सिचुएशन आती है ना, तो इस केस में जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी के पास ऑप्शन रहेगा कि वो या तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख सकता है या फिर वॉइड कर सकता है। क्लियर। और बच्चों अगर ट्रांसफरी अगर इसको वॉइड करना चाहता है ना, तो ये पूरी स्टोरी ट्रांसफरी को प्रूव करनी पड़ेगी कि ऐसा ही हुआ था। देखो क्या लिखा गया, ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या लिखा गया है, इन केस ऑफ इन्वोक, इन्वोक मतलब कैंसल, अगर वो कैंसिल करना चाहते हैं तो ट्रांसफरी ही प्रूव करेगा, ट्रांसफरी मस्ट प्रूव, क्या क्या प्रूव करेगा कि भाई जो उसने रिप्रेजेंटेशन दी थी या तो फ्रॉडलेंट थी या एरनेस थी, गलत इंफॉर्मेशन उसने मुझे दी है। नंबर 2 वो क्या प्रूव करेगा कि ट्रांसफर ने इट वाज टू इफेक्ट दैट कि ट्रांसफर ही उस प्रॉपर्टी का ओनर है, ये उसने मुझे दिखाया था, ठीक है, उसने मुझे क्या शो किया था कि भाई आई एम ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड थर्ड वन वो ये प्रूव करेगा कि उसको बाद में पता चला था कि ट्रांसफर इज फाउंड टू हैव सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड, वो अभी मतलब जिस टाइम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं उस टाइम उसने एक्वायर नहीं किया, वो बाद में एक्वायर करने वाला था, सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड द इंटरेस्ट विच ही प्रोफेस द ट्रांसफर, जो वो अभी ट्रांसफर कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी अभी ना लेके वो प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली उसके पास आने वाली थी, बाद में प्रॉपर्टी आने वाली थी। फोर्थ वन बच्चों यहाँ पे क्या दिखाएगा, वो फोर्थ वन यहाँ पे दिखाएगा बच्चों डेट इज कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वाज फॉर कंसिडरेशन, ऑब्वियसली तो बच्चों हर एक में आएगा फॉर कंसिडरेशन में होना चाहिए। एंड नेक्स्ट में बच्चों साथ में दिखाएगा कि सर मैंने उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया था, अगर बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया होगा तो बाद में सिचुएशन आएगी ही नहीं, ठीक है, तो मतलब वो कह रहे हैं जी मैंने हाँ तो कर दिया था, लेकिन अब जब मुझे सारी सिचुएशन पता चली है तो मैं अब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता हूँ। एंड लास्ट में जो ट्रांसफर क्या बोल रहा है कि सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने जो वर्क किया है वो गुड फेथ में किया है एंड विदाउट नोटिस ऑफ द राइट अंडर द प्रायर ट्रांसफर, भाई मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था कि ट्रांसफरर के पास अभी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का राइट नहीं है, मुझे ऐसा नोटिस वहाँ पर नहीं मिला था। तो बच्चों याद रखना, अगर ये सारी की सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ही ट्रांसफरी उसको फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टोपल करके वहां पर उस चीज को इनवैलिड वहां पर कर सकता है। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों जो यहां पर बताया गया है, तो दिस इज योर पॉइंट बच्चों यहां पर पॉइंट। हाँ जी, तो जैसे एग्जाम्पल पढ़ो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा गया, एक ए है और एक हिंदू है, हु हैज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर बी, जो अपने बी फादर से अलग हो चुका है, ठीक है, और वो क्या करता है, वो सी को 3 फील्ड्स हैं एक्स वाई जेड, ये फील्ड्स के नाम है, फील्ड, ठीक है, और वो क्या करता है, वो सी को 3 फील्ड बेच रहा है और वो क्या शो करता है कि भाई मैं ही, ए क्या शो करता है, मैं ही ऑथराइज हूँ इन सबको बेचने के लिए, जबकि जो जेड फील्ड था ना बच्चों वो ए से बिलोंग नहीं करता था, वो अभी भी किसके पास था, उस बी के पास ही था वो, लेकिन उसको ये पता है कि बट ऑन बी इज डाइंग, जब बी मर जाएगा तो वो एज ए हेयर वो जो फील्ड नंबर जेड है वो किसके पास आ जाएगा, वो ए के पास आ जाएगा। तो देखो आगे क्या लिखा गया, सी नॉट हैविंग रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे एक्वायर ए टू डिलीवर जेड टू हिम, तो बाद में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता तो उसको कह सकता है ना कि भाई ये फील्ड आप मुझे वहां पर दोगे बच्चों, तो दैट्स कॉल्ड, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या मतलब है बच्चों कि ग्रांटर मतलब ये ट्रांसफरर एक इंटरेस्ट ले रहा है, बट
उसी टाइम जिस टाइम कॉन्टेक्ट कर रहा है बच्चों, उस टाइम उसका इंटरेस्ट नहीं है, बट सब्सिक्वेंटली वो बाद में क्या करेगा, एक्वायर करेगा। तो जो बाद में एक्वायर करेगा ना बच्चों, सब्सिक्वेंट एक्विजिशन को बेनिफिट होगा, वो ऑटोमेटिकली किसको चला जाएगा, ट्रांसफरी को चला जाएगा। ठीक है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया तो जो बाद में जो प्रॉपर्टी आएगी उसका ऑटोमेटिकली बाद में क्या होगा बच्चों, वो ट्रांसफर आगे शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है यहाँ पे, तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों जो यहाँ पे बता रखा है, कर लोगे ना। ठीक है बच्चों यहाँ पे, तो दिस इज योर पॉइंट, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल। डन बच्चों। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन हमारा हो गया, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर हो गया हमारा, डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल ये हमारा यहाँ पर हो गया बच्चों। ठीक है, अब आते हैं जी यहाँ पर फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। नाम से पता चल रहा है फ्रॉडुलेंट, कि जहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है किसी फ्रॉड, फ्रॉड करना चाहते हो आप, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है बच्चों यहाँ पे। ठीक है जी यहाँ पे, तो चलो आओ, तो नेक्स्ट वन हम कर रहे हैं, कॉपी पे हेडिंग लिखो, दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? हेलो, बच्चों आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, शिट।